अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने की उन्नतशील किस्में और बुवाई पर तकनीकी सलाह। स्ट्रॉबेरी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय चल रहा है। प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, वो गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुआई किस विधि से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ललिता राणा। तो गन्ना शरतकालीन गन्ना की बुआई लगभग अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से नवंबर माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक कर लेनी चाहिए। यदि बुआई में थोड़ी सी भी देर हो, इसके कारण उपज में काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि समय पर ही बुआई करें। अब कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि गन्ना की बुआई करते समय खेतों में उचित नमी होनी चाहिए। नंबर 2, जहाँ भी आप गन्ना की बुआई करते हैं वहाँ पर जल निकास की अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा नंबर ये कि आपको जब भी बुआई के लिए बीज का चुनाव करना हो तो हमेशा रोगग्रस्त ना हो, बीज रोग रहित हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए जैसे कि लालसर रोग से ग्रसित गन्ना बीज को नहीं लेना चाहिए। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरतकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईंख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईंख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और गन्ना प्रभेद के लिए जैसे कि आप इस समय आप अर्ली वैरायटी लगा सकते हैं। अर्ली वैरायटी के लिए जैसे कि COP 9301, BO 138, BO 139, BO 154, COP 16437, राजेंद्र गन्ना 1, COP 9437, ये सब वैरायटी आप गन्ना बुआई के समय ले सकते हैं। इसकी बढ़वार उपज सब भी अच्छी होती है। इसके साथ ही जब आप गन्ना की बुआई करें तो गन्ना की बुआई से पहले अच्छी तरह से खेत को तैयार कर लिया जाए। खेत को तैयार करने के लिए आप गहरी जुताई कर सकते हैं। गहरी जुताई के साथ साथ 2 से 3 बार हैरो चलाकर पाटा लगा दीजिए। गन्ना की खेती के लिए खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके
2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। जुताई के अंत में आप लगभग 15 से 20 टन FYM या कंपोस्ट का व्यवहार कर सकते हैं। उर्वरक के रूप में यूरिया 326 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 532 किलोग्राम, 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट का व्यवहार करना चाहिए। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए धीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। गन्ना को लगाएं तब उस समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गन्ना बुआई के बाद नाली में लगभग 6.25 लीटर की दर से क्लोरपाइरीफास 20% घोलकर व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि आपके खेतों में किसी तरह का कीट पतंगों का आक्रमण ना हो। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं। फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी बढ़वार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर व्यावसायिक फसलों की खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रदेश के कई किसान कृषि उन्नत तकनीकियों को अपनाकर बाजार की मांग को देखते हुए फसलों की खेती कर रहे हैं। ऐसी एक फसल है स्ट्रॉबेरी, जो कि पहले केवल ठंडे प्रदेशों में होती थी, लेकिन अब नई किस्मों और नई तकनीकियों के माध्यम से किसान इसकी खेती अपने प्रदेश में भी कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर फिजा अहमद से। आपको मालूम है ये स्ट्रॉबेरी जो खेती होती है ये हमेशा उस प्रदेशों में होती है जहाँ का तापमान जो है जाड़े के मौसम में बहुत कम होता है। खासतौर से भारतवर्ष में इसकी खेती मूल रूप से जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होता है इसकी खेती। लेकिन अब साइंटिफिक अनुसंधान के द्वारा बहुत सारे ऐसी वैरायटी विकसित कर दी गई है जो हमारे उपोष्ण क्षेत्र में भी, जैसे कि बिहार है, बिहार का भी बहुत सारा रकबा जो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है, तो यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी की खेती की विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसमें है खेतों का चयन। खेतों का चयन बहुत अहम है। खेतों का चयन हम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत जो है आपका समतल होना चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए
उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी बड़ी समुचित तरीके से होनी चाहिए। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताइयां कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। जब ये आप खेत चयन कर लेते हैं तो खेत में आपको पोषक प्रबंधन का भी जो बहुत ज़रूरत होता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए गोबर की मात्रा, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की मात्रा हो, ये करीब 10 टन के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्येक खेत में डालना चाहिए। ये हो गया खेत के चयन की बात। स्ट्रॉबेरी में फल में रंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रंग अच्छा नहीं आता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए पोटाश का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पोटाश एक अहम खाद है। तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 150 से 200 केजी नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा जो है करीब 100 केजी फास्फोरस और करीब 200 केजी से 250 केजी पोटाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। चाहे आप इसको आप पौधे में लगा दें, चाहे आप फर्टिगेशन के थ्रू करें, जिस तरह से भी करें, तो इसका ये खाद की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी को लगाने से पहले खेत में बेड को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत में उठी हुई क्यारी बनानी पड़ती है। बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखें। बेड बनाने के बाद ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन बिछा दें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग बिछाएं, जिसमें 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मल्चिंग में छेद कर लें। छेद करने के बाद पौधों की रोपाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी यहाँ लगानी है। जैसे हम लोगों ने ये जो टेस्ट करके देखा है कि यहाँ कैमी रोज़ा वैरायटी जो है बहुत अच्छा चला है। वो वैरायटी का अगर आपको मिलता है रनर तो आप ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे किसान औरंगाबाद में इसकी खेती कर रहे हैं। जो खेती करना चाहते हैं वो एक बार औरंगाबाद में कृषि विज्ञान से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद वो किसानों के खेत पे भी जा कर के एक बार मुआयना कर लें कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और उनकी कितनी लाभ हो रही है। तो आपको एक जनरल आइडिया डेवलप हो जाएगा कि इस खेती की तरफ में बढ़ना चाहिए कि चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप रनर प्रोडक्शन न जाए, हर साल आप बच्चा बाहर से खरीदें लगाने के लिए, तो हम समझते हैं कि आपको मुफीद होगा। तो हमारे यहाँ इसका जो लगाने का उचित समय है वो 15 अक्टूबर के बाद है। जब थोड़ा ठंडा आने लगता है तो इसका हम लोग रनर को लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रनर या तो बहुत सारे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कैलिफोर्निया से भी रनर मंगवा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर से भी मंगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी, वहाँ बालेश्वर पे सारे लोगों से मंगा रहे हैं। तो ये 1 हेक्टेयर पौधे में आपको करीब इसमें मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार रनर लगेंगे इसके पौधे में। कम से कम इतने पौधे आपको लगाने होंगे और एक रनर का कीमत जो है वेरी करता है 2 रुपया से 10 रुपया तक। 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई करने के लिए 44 से 45 हजार रनर की आवश्यकता पड़ती है। रोपाई से पूर्व रनर की जड़ों को वाबिस्टीन के 0.1% घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के रनर को मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाते हैं। है कि इसकी दूरी कितने पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। इसमें होता है कि एक डबल रोज ही सिस्टम होता है। आप जो है 90 सेंटीमीटर की एक चौड़ी, जैसे आलू में बनाते हैं उसी तरह का चौड़ी पट्टी बना लें और उस 90 सेंटीमीटर के बीच में 60 सेंटीमीटर का नाली बनाएं, फिर दूसरा मेड़ बनाएं। इसी तरह से आप खेतों में मना बना लें और पौधों की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और रो की दूरी 45 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर इस तरह से आप पौधा लगाएंगे तो करीब 45 से 50 हज़ार तक पौधा 1 हेक्टेयर में आपका लग जाएगा। जब ये फूल के समय आ जाए, अगर आपको लगता है कि मौसम अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो इसको आप पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं। उसके बाद इसकी तोड़ाई है, क्योंकि फल को मार्केट में बेचना है। जब देखिए कि फल पे 70% फल रंग लाल हो गया है तो इसकी तोड़ाई करनी चाहिए दूर के मार्केट के लिए। अगर लोकल मार्केट है तो 80 से 90% जब फल लाल हो जाए तब आप तोड़ लीजिए। अत्यधिक नाजुक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी के फलों को छोटे एवं पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करते हैं। एक पैकेट में 200 ग्राम फल भरा जाता है। इन भरे हुए डिब्बों को गत्ते के 2 टुकड़ों के बीच रखकर टेप से चिपका देते हैं। इस प्रकार से पैक किए गए डिब्बों को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके पास कूल चैम्बर है तो कूल चैम्बर में
आप उसको 2 से 3 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर 5-6 घंटा रख देते हैं तो उसके बाद अगर मार्केट भेजते हैं तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। ये स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो स्ट्रॉबेरी के में इनकम जो है बहुत अच्छा है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पशु समय से गर्भ धारण करें और उससे अच्छे बछड़े बछड़ियां प्राप्त हों, इसके लिए गर्भित पशुओं की खास देखरेख की जरूरत है। लेकिन अक्सर पशुपालकों को इनकी सही देखरेख की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए आज हम गर्भित पशुओं की सही देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे। पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं। दुधारू पशु में खास करके जो हम लोग गाय भैंस का जो है, अगर गाभिन होती है, दूध दे रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 महीने पहले उसको दूध को सुखाना होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसके दूध को सुखाइए। तो आहार जो आप उसको देते हैं, उन दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध कम हो तो उसके बाद सूखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो जीवाणुनाशक घोल है दवा का, उसको वहाँ पर लगा देना है थन पे। और ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो गाय है वो जो हमने दाना मिश्रण जो कम किया था, फिर उसको धीरे धीरे पुनर्स्थापित करना है, उसको ज़्यादा देना है। किसी भी जानवर को जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो जीवन यापन के लिए जो है 1 किलो करीब करीब आप देते हैं, और इसके लिए अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 किलो देने की आवश्यकता है गर्भवती गाय को। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा, 5 से 6 किलो खल्ली, 1 किलो खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आहार की खुराक जो है उसमें हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी है, और हरा चारा में बहुत ज्यादा दलीय दाना मत दीजिए। तो गर्भवती गाय को खाना में जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम रोज उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा जो अंदर जा रहा है उसके भी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और उसके आहार में ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक समय आते जाता है बच्चा देने का, उस समय देख रेख एकदम कीजिए। खास करके अगर पॉसिबल हो तो आप अलग रखिए। अलग नहीं संभव है, सब गाय के साथ रखना है, तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि वैसी गाय के साथ नहीं रखा जाए जो कि गाय लड़ाई करती हो, जो कि उसको हार्म पहुंचा सकती हो। वैसी गाय के साथ कभी भी उसको नहीं रखें। और दूसरी चीज़, वैसी गाय के साथ नहीं रखना है जो किसी कारण से उसका गर्भपात हुआ हो। अगर गर्भपात किसी जानवर का हुआ है तो उसके नज़दीक में इस अपने गर्भवती गाय को नहीं जाने दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है।
गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। और दूसरी ये है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता है, आप उस समय बच्चा होने के समय में आपको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है। कभी कभी गाय खड़े अवस्था में बच्चा देती है, कभी बैठ के बच्चा देती है। तो गाय अगर खड़े अवस्था में बच्चा देगी तो बच्चा जो है वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। इसलिए उस समय आप जब बच्चा देने का समय आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप जो पशु अटेंडेंट है वहाँ निश्चित रूप से रहे और उसको सहारा दे के बच्चे को निकाले, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्लासेंटा को हटाना है। गाय जो है जो बाछी के ऊपर में या बाछा जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर में जो श्लेष्मा लगा रहता है उसको चाट चाट के हटाती है। तो और दूसरा ये है कि बिल्कुल ध्यान देना है कि झेर जो है वो उसको प्लासेंटा को कभी भी जानवर नहीं खाए, क्योंकि वे प्लासेंटा अगर खा लेगी तो आगे का दूध एकदम सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसको जो आप अभी गुड़ है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को हम लोग उसको देते हैं। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो है वो इससे पशुपालन से लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव वेला जिला मधुबनी के किसान अभिषेक कुमार ने। आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अभिषेक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सब्जी का नर्सरी हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो उसमें हम बातचीत करेंगे कि अभी कौन कौन सा सब्जी अब बीज गिरा सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगेती फूलगोभी का बीज गिरा सकते हैं, साथ ही में पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, ये सब का बीज आप लोग गिरा सकते हैं। तो जैसे कि ये सब का बीज आप प्रो ट्रे में गिरा सकते हैं। तो प्रो ट्रे क्या है? प्रो ट्रे एक है कि हर प्रो ट्रे में क्या होता है, एक एक छिद्र रहता है, उसमें एक एक सेल में एक एक बीज डाला जाता है और उसमें पौधा तैयार होता है। प्रो ट्रे पोपेलिन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि जो ट्रे है, ट्रे बहुत सारे छिद्र का ट्रे आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं कि 98 सेल वाला ट्रे लेते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर अगर खेती करना चाहेगा किसान तो उसमें 600 ट्रे का ज़रूरत होता है। वो उसके बाद क्या है कि कोकोपीट को हम जो मिक्सचर बनाएंगे ट्रे में डालने के लिए, तो उसमें क्या हम रखते हैं कि 4 भाग कोकोपीट। आखिर हम ये कोकोपीट क्या है, मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोकोपीट कुछ नहीं है, बस नारियल का बुरादा है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं।
तो अब हम बात करेंगे कि मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे डालने के लिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग जो है गार्डन सॉइल मतलब बालुई दोमट मिट्टी, और साथ ही साथ 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, ये सब मिक्सचर करके हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो कोकोपीट है इसको हम 24 घंटा पहले फुलाने के लिए रख देते हैं ड्रम में। 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और कोकोपीट को 1 रात पूरा भिगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद अलग नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग को बीज बोना है, ट्रे में लगाना है बीज, उसको हम क्या करेंगे, निकाल के पानी से निकाल के पानी निचोड़ के एक प्लास्टिक शीट में बिछा देंगे और 7 से 8 घंटा उसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि उसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग मिट्टी, 1 भाग परलाइट, 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, सब मिक्सचर करके हम मिक्सचर तैयार करेंगे और प्रोटे में पूरा पहले मिक्सचर को भरेंगे। बीज को उपचार करते हैं, मतलब केमिकल से करना चाहेंगे तो कैप्टन है, थायरम है, बहुत सारा है कंपाउंड जो हम कर सकते हैं बीज का उपचार। इसके बाद क्या करते हैं, बीज एक होल में, एक छिद्र में एक बीज हम डालते हैं और उसको इस चीज़ का ये प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने का एक और जो अच्छाई है मैं बताऊंगी, वो क्या है कि इसको हम कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए भारी बारिश हो गया तो तुरंत कहीं अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे एरिया में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बीज लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रख देते हैं और उसको झाँप देते हैं। उसके बाद जैसे 3 से 4 दिन के बाद जैसे सुतली जैसा निकल के आता है, जर्मिनेशन जब होता है, तब एक ट्रे को क्या करते हैं हम लोग बिछा देते हैं और ट्रे में जब पौधा अच्छा से तैयार हो जाता है 25 से 30 दिन में, तो वो ट्रे को क्या करते हैं हम 2 हाथ में 2 ट्रे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छा आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, किसान भाई इसको अपना सकते हैं। सब्जियों के पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। एकदम कुल्फी के स्कूप जैसा निकल के आता है, तो उसमें जड़ टूटने का कोई संभावना नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, खासतौर से एक सेल में एक बीज हम डाल रहे हैं, इसलिए 100% जर्मिनेशन होता है। क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड बीज किसान भाई लगाते हैं उसका बहुत कॉस्टली आता है, पर जब जमीन पे लगाता है उसमें मात्र 50 से 60%, कभी कभी मैक्सिमम 70% से ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये किसान भाई का नुकसान होता है। तो अगर किसान भाई आप लोग प्रोट्रे में लगाएंगे बीज, तो उसमें 90 से 100% जर्मिनेशन होता है और साथ ही साथ पौधा का ग्रोथ भी अच्छा होता है, पौधा स्वस्थ भी रहता है। हर एक पौधा को समानता मिलता है, उसका जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।